माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का 30 से 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आया हूँ। जो ऑफलाइन क्लास में इसका थ्योरी खत्म हो चुका है, बस ऑनलाइन में इसका थ्योरी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तीसरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट अधिकांश स्टूडेंट का अब तक इसका तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। एनसीईआरटी 12 के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत रसायन। और देखिए वैद्युत रसायन में सबसे यूनिक था आपका क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी यदि आपको याद है, इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या था? लीना के बाबा स्लग कनक मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु था। इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 का थर्ड चैप्टर है, या एक ही ट्रिक पे आपका आधारित था, क्रियाशीलता श्रेणी पे। उसके बाद आपको इस चैप्टर में बैटरी पढ़ना हो, या नायरेस्ट समीकरण हो, या कोलराउस का नियम हो, या फैराडे का नियम हो, या चालकता टॉपिक हो, वो सभी आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस हम कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, बस जितना हो उसके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब डेली आपको प्रैक्टिस सेट एक अल्टरनेट एक दिन पर मिलता रहेगा, क्योंकि एक दिन 11th और एक दिन 12th का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने आपके दोस्त हैं जो आपके 12th बोर्ड में देने वाले हैं, जेईई से नीट देने वाले हैं, उनके पास जो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, लगे रहिएगा, वो आपका हर मुकाम पूरा होगा बुद्धा केमिस्ट्री के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किस तरह का सेल होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या किस प्रकार का सेल है? आपको सेल पढ़ाया गया था। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल बनाने की विधि काफी अच्छी तरह से आपको बताया गया था। सेल जो बैटरी पढ़ाया गया था, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, उसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल पढ़ाया गया था। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कैसा था? प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, ईंधन सेल या लेड संचायक सेल? जल्दी फास्ट कमेंट बताइए। पहला क्वेश्चन रेडी हो चुका है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या किस तरह का सेल है? यह आपका होता है एक प्रकार का ईंधन सेल, जिसका उपयोग होता है रॉकेट में आपके ईंधन के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। देखिए, एक चांदी का दिया हुआ है, एक टीन का दिया हुआ है। चांदी का दिया हुआ है और टीन का दिया हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और आपको बताना है सेल का इलेक्ट्रोड विभव, जो आपके आधारित है नायरेस्ट समीकरण पे। तो नायरेस्ट समीकरण आपको बताया था, पहले बताया गया था मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब वैद्युत अपघटन विलयन का सांद्रता हो 1 मोल प्रति लीटर, तापमान हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जो बोर्ड का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसी पर आपका आधारित है नायरेस्ट समीकरण। तो चांदी और टीन दिया, पहले हम लोग निकालेंगे दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते थे? कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड हम वैसे धातु को बनाते हैं जो कम क्रियाशील हो, जो क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे था, कम क्रियाशील, और एनोड हम बनाते थे वैसे धातु को जो ज्यादा क्रियाशील हो। देखिए आज चांदी और टीन में चांदी आपका कम क्रियाशील है, इसको बनाएंगे हम लोग कैथोड, और टीन आपका ज्यादा क्रियाशील है, इसको बनाएंगे हम लोग एनोड। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का क्या हो जाएगा? कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड किससे बनाएंगे? चांदी को, क्योंकि चांदी कम क्रियाशील है, और चांदी का विभव क्या? 0.8 माइनस एनोड बनाएंगे वैसे धातु को जो ज्यादा क्रियाशील हो, तो टीन ज्यादा क्रियाशील है, टीन का विभव क्या हो जाएगा? माइनस 0.14 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस 0.8 प्लस 0.14, जोड़ी कितना आ गया आपका? ये आपका आ जाएगा 0.94 वोल्ट। 0.94 वोल्ट आ गया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर आप निकालना चाहिएगा सेल का इलेक्ट्रोड विभव, तो नायरेस्ट समीकरण आपको है
ये तो हम लोग निकाले मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड बनाते हैं वैसे धातु को जो कम क्रियाशील है, एनोड बनाते हैं वैसे धातु को जो ज्यादा क्रियाशील हो। आजकल सिंपल ट्रिक था, लीना के बाबा सड़क का नाक, मगर मगर मैग्नीशियम, आलोक, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक। जैसे नीचे आ रहे थे क्रियाशीलता घट रहा था, और सबसे ज्यादा सोना था, गोल्ड, जो सबसे कम क्रियाशील है। तो चांदी और टीन में तो चांदी कम क्रियाशील है, चांदी को बना दिए कैथोड, और टीन को क्या बना दिए एनोड। मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। नाइट्रेज समीकरण क्या था, सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 बटे एन लॉग के। लॉग के क्या था, उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। उत्पाद का भी एक मोल है, मोलर है, और उत्पाद का भी एक मोलर है, अभिकर्मक भी कितना, एक मोलर है। एक एक लॉग एक का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0 था मानक इलेक्ट्रोड विभव, उतना ही क्या हो जाएगा आपका सेल का इलेक्ट्रोड विभव 0.94। ये था आपका साम्य स्थिरांक, जो था उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। उत्पाद में देखिए आपका सिल्वर, उत्पाद में आपका सभी आयन को ही लेना है, चाहे वो सिल्वर आयन हो या टीन का आयन हो, इस सांद्रता दोनों का बराबर है, एक एक मोल दिया हुआ है। तो लोग एक का मान कितना हो गया 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोड विभव है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। ऐसा है, पहले सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, कैथोड माइनस एनोड। कम क्रियाशील में ज्यादा क्रियाशील धातु के विभव को हटा देना है। अब बैठा देना नाइट्रेज समीकरण पे। देखिए सांद्रता दिया हुआ है बराबर, तो लोग एक का मान 1 बटे लोग एक का मान कितना होता है 0। पूरे क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया। जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वही क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.94, जो आपका आया था ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोड विभव और नाइरेस्ट समीकरण का। तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे नाइरेस्ट समीकरण का शॉर्टकट रूप होता है ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड शेयर माइनस 0.059 बटे एन लॉग के। ये निकाल देंगे उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक का सांद्रता। दोनों दिया हो एक बटे एक लोग एक का मान 0, ये पूरा क्या हो गया 0। सेल का इलेक्ट्रोड विभव वही होगा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। अगला में क्या होगा, जिंक दिया हुआ, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता है जिंक और कॉपर में ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है। जिंक को बनाएंगे एनोड, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीकरण। कैथोड बनाएंगे कॉपर को, कॉपर कम क्रियाशील है। और कॉपर कैथोड पे क्या होता है अवकरण, कॉपर पे क्या हो गया अवकरण कैथोड। यह किस प्रकार का सेल है, जल्दी ऑप्शन है, वेस्टर्न सेल, डेनियल सेल, केलोमल सेल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट, इस प्रकार के सेल को हम लोग कौन सा सेल बोलते थे, इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड। जल्दी, वेस्टर्न सेल, डेनियल सेल, केलोमल सेल में से कोई नहीं। इस प्रकार सेल को हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल। अगला, किसी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल होता है। साम्यावस्था, साम्यावस्था पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। साम्यावस्था जहां गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है 0 होता है। गिब्स ऊर्जा साम्यावस्था पे, किसी सेल की अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है 0 होता है। आपको बताया क्या था, गिब्स ऊर्जा का मान, पहले सेल का कार्य क्या था माइनस एनएफ इनोड सेल या ई सेल बोल सकते हैं। और अगर दिया हो मानक गिब्स ऊर्जा, क्या हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड भी हो। ये था सेल द्वारा किया गया कार्य। साम्य अवस्था पे गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है 0। गिब्स ऊर्जा ना कि मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है 0। अगला, एक मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयन कराने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम आयन है को अपचयन कराना है एल्युमिनियम में, तो कितने मोल आवेश की आवश्यकता होगी। जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा, जल्दी फास्ट। जल्दी, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह आपका भरा होता है।
कितने इतना ग्राम को इतने ग्राम में अपचयन कराने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा, या 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में कराना है अपचयन। देखिए ये एल्युमिनियम आयन है, 3 आवेश से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर ले तो कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम आयन में अपचयन हो जाएगा। 3 आवेश से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, ऑक्सीजन संख्या +3 है, इधर 0 है, तो 0 कितना, ये 3 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर ले, यह एल्युमिनियम धातु फिर से बन जाएगा, अपचयन हो गया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1 फेराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराड मतलब कितना, 96,500 कूलम लगभग। इसीलिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फेराड हो जाएगा। 3 गुना 96,500 कितना हो गया, देखिए तो गुना कर दिए, 15 का 5 होती है 18 के 18 1 19, 9 27 28, ये हो गया 28,500 28,9,500। देखिए गुना किए सब, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 फेराड, 0 15 का 5 18 1 19 9 10 1 28,9,500 28,9,500। दशमलव आगे शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 अंक के बाद यदि शिफ्ट करते हैं तो 89.5 गुना 10⁻³ हो जाएगा। अगर 4 अंक आगे शिफ्ट कीजिएगा तो हो जाएगा तो 28.95 गुना 10⁻⁴। देखिए ऑप्शन 28.95 होगा, 10/4 होगा, ये नहीं। तो 89.5 ये भी नहीं सर। ऑप्शन इनमें से आपका कोई नहीं मैच कर रहा सर। तो 28 पॉइंट होगा 95, तो 0.4 अंक आगे शिफ्ट किए हैं तो 10⁻⁴। शायद ऑप्शन में मिस्टेक। अगर 0.1 2 अंक आगे शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। तो आपका ये हो सकता है, उतार लीजिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराड, तो 3 मोल पे 3 फेराड, ये खुद से भी गुना भाग कर सकते हैं। बस ऑप्शन आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 10⁻⁴, क्योंकि 4 अंक आगे दशमलव को शिफ्ट किए हैं, 4 अंक आगे 1 2 3 4, 28.95 गुना 10⁻⁴। इस टाइप का क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। कितने मोल अपचयन कराने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC का मानक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 0। ABC का मानक इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके अपचयन शक्ति का सही क्रम बताना है। ABC ए का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विभव 0.68, बी का दिया हुआ -2.5, सी का दिया हुआ -0.5, और आपको बताना है इसमें से कौन प्रबल अपचायक है। जल्दी फास्ट कमेंट में सर, जल्दी, इनमें से कौन प्रबल अपचायक। ऑप्शन ABC सही क्रम में कौन आपका सजा हुआ है, जल्दी। आपको बताया गया था क्रियाशीलता श्रेणी में जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उतना वह प्रबल अपचायक होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना धनात्मक होता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, -2.5, बी आपका हो गया प्रबल अपचायक, उसके बाद सी, तब ए, BCA ऑप्शन देखिए, BCA ऑप्शन नंबर डी, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, और वैसे धातु को हम लोग एनोड बनाते थे। BCA, बी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ज्यादा ऋणात्मक है, और सी तब ए। प्रतिरोध का प्रतिलोम, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है आपका चालकत्व। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व। ऑप्शन दिया है चालकता, प्रतिरोधकता, चालकता, इनमें से कोई नहीं। देखिए चालकता को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, रो का उल्टा होता है, कप्पा से लिखते हैं। चालकता को बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व। चालकत्व या आप उसको सुचालक भी बोल सकते हैं, प्रतिरोध का उल्टा सुचालक ये भी बोल सकते हैं।
चालकत्व या तो सुचालक। जो चालकता है, चालकता बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व को। जो कप्पा होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, रो का उल्टा होता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व इसको बोलते हैं जनरली हम लोग चालकता। कप्पा ये हम लोग बोल सकते हैं चालकत्व या सुचालक। चालकता हो जाएगा किसका उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकत्व या चालकता बोलिए। अगला ऑप्शन, परवल विद्युत अपघटन में मोलर चालकता का मान होता है, तनु करने पर बढ़ता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, तनु करने पर घटता है, इनमें से सभी। जल्दी फास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कमेंट में। परवल विद्युत अपघटन वैसा विद्युत अपघटन जो जल में मिलाने पर पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं, वह प्रबल विद्युत अपघटन। और दुर्बल विद्युत अपघटन जो जल में पूरी तरह से आयन में नहीं टूटते हैं। इस पे आपको बताया गया था मोलर चालकता क्या था, K/C था, मीटर में या सेंटीमीटर में दिया हो। मोलर चालकता वाला K गुना 1000/C। मोलर चालकता का परिभाषा क्या था, एक मोल विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब मोलर चालकता को बताए थे आपको आयतन के समानुपाती होता था, या मोलर चालकता वाली सतह K गुना V। इसी को हम लोग बदले थे सांद्रता में, ये दोनों फॉर्मूला आया था। हम लोग दो ग्राफ भी पढ़े थे प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए। प्रबल विद्युत अपघटन का मोलर चालकता सांद्रता को बढ़ाएंगे, तनु, तनु में क्या, तनु करने पे आयतन बढ़ाने पे, तनु का मतलब हो गया आयतन बढ़ाने पे, तो आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। तनु करने पर मोलर चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन सांद्रता को बढ़ाओगे, सांद्रता को बढ़ाओगे तो मोलर चालकता का मान घटेगा। अगर तनु करेंगे, आयतन बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता का मान भी तो मोलर चालकता का मान भी बढ़ेगा। आयतन बढ़ाने पर, तनु करने पर मोलर चालकता का मान ही बढ़ेगा। इसको सांद्रता हम लोग कन्वर्ट किए थे, तो सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान घटता है। प्रबल विद्युत अपघटन में मोलर चालकता का मान, तनु, तनु में आयतन से संबंध है, तनु करने पर, तनु करेंगे आयतन बढ़ाने, तनु करने पर बढ़ता है, तो आयतन बढ़ाने में भी क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, आयतन को बढ़ाया जाएगा तो मोलर चालकता भी क्या है, बढ़ेगा। और क्वेश्चन रहेगा कि सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है, तो घटता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था आपका मोलर चालकता, जो आयतन के समानुपाती था। आयतन को भी हम लोग सांद्रता में बदले थे। ये दो फॉर्मूला आया था, सेंटीमीटर में दिया हो कप्पा का मान तो ये फॉर्मूला, और मीटर में दिया हो तो ये फॉर्मूला, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, जलीय घोल में हाइड्रोजन किसे अपकृत नहीं करेगा, हाइड्रोजन किसे अपकृत नहीं करेगा, जल्दी फास्ट कमेंट में। अब आपका इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चन आपका क्रियाशीलता श्रेणी पे, जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा। जल्दी, ऑप्शन में लोहा, कॉपर, जिंक, चांदी। क्या ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आपको ट्रिक आता है, लीना के बाबा सड़क का नाक, मगर आलोक जी फेविकोल निकाल, लीना के बाबा सड़क का नाम, मगर आलोक जी फेविकोल निकाल, तीन से हाइड्रोजन को मरकरी, सिल्वर, गोल्ड दे। ये क्रियाशीलता का घटता क्रम था। देखिए हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है, मरकरी है, चांदी है और आपका सोना है। ये सब कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से नीचे है। इसको ऊपर वाला होता है अपकारक, नीचे वाला होता है ऑक्सीकारक। तो हाइड्रोजन किसे अपकृत नहीं करेगा, तो अपने से ऊपर वाले को अपकृत नहीं करेगा। देखिए अपकृत नहीं करेगा, तो ये लोहा को भी अपकृत नहीं कर पाएगा कि लोहा
हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। और सुनिए, ये जिंक को भी अपकृत नहीं कर पाएगा। ऑप्शन दो दो सही होगा, लोहा और जिंक। क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे वाले होते हैं कम क्रियाशील, जो ऑक्सीकारक का काम करता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील, जो अवकारक का कार्य करता है। पहले इस ट्रिक को एक बार हम साफ सुथरा से लिख देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक था। देखिए क्या था, हमेशा याद रखिएगा, इस ट्रिक को कभी भूलिएगा मत। देखिए ट्रिक क्या था, लीना के बाबा सड़क का नाम मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। ये आपका है क्रियाशीलता श्रेणी, जो नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता घट रहा है। ये दो तीन पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता घटता है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटता है। ऊपर से नीचे आने पे क्रियाशीलता क्या है, घटता है। और देखो, ऊपर वाला होता है ज्यादा क्रियाशील, नीचे वाला क्या होता है, कम क्रियाशील। और ऊपर वाला होता है अपचायक, ऊपर वाले धातु ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील, और अपचायक का कार्य करता है, और अपचायक का कार्य करता है। और जो नीचे वाले होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और ऑक्सीकारक के कार्य करते हैं। ट्रिक को देखिए, लीना के कैसे रखना है, लीना के बाबा सड़क का नाम मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी है। जो धातु जितना नीचे होगा उतना ही कम क्रियाशील होगा। सोना पूरे केमिस्ट्री में सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसके ऊपर जो भी धातु है क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो मैग्नीशियम आपका ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, ऊपर स्थित है। एल्युमिनियम क्या है, नीचे स्थित है। और जो जितना ऊपर होता है उसका इलेक्ट्रोड भी उतना ही ऋणात्मक होता है। और सेल के निर्माण में ज्यादा क्रियाशील धातु को हम लोग एनोड बनाते हैं और कम क्रियाशील को कैथोड बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक चांदी और एक कॉपर, तो सेल का निर्माण करेंगे तो कॉपर आपका ऊपर स्थित है, ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को बनाएंगे एनोड और चांदी को बनाएंगे कैथोड। याद रखिएगा, तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रियाशीलता श्रेणी। कैसे याद रखना है, लीना के बाबा सड़क का नाम मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। और ऊपर वाला इतना क्रियाशील है कि नीचे वाले को विस्थापित भी कर देता है। तो देखिए, मान लो रिएक्शन दिया हुआ जिंक, जिंक को कराएंगे हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से विक्रिया। देखिए जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक यहाँ ऊपर है और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन आपका नीचे है, जिंक से नीचे है हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को करेगा विस्थापित, मानेगा जिंक सल्फेट प्लस H2, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अगर इसके जगह ऐसा था कॉपर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो देखिए कॉपर क्या है, कॉपर तो नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो कम क्रियाशील अपने से ज्यादा क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यह अभिक्रिया नहीं होगा। ये काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट था जो आपके वैद्युत रसायन में हमेशा आने वाला है। जो 12th के तीसरे चैप्टर का ये जान है, ट्रिक ये याद है तो आपका तीसरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, ये अगला कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण हो रहा है। इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है और पीएच मान दिया हुआ है। आपसे इसमें पूछ दिया है सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये आपका बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका पहले नीट में पूछ चुका है। और बिहार बोर्ड थोड़ा अलग बोर्ड है, ये अपना क्वेश्चन को पूरा करता नहीं है।
क्वेश्चन को पूरा करने का मतलब नहीं, यदि आप जेईई नीट पास हो, जेईई निकालने का क्षमता है, आईटी एडवांस निकालने का क्षमता है, लेकिन बिहार बोर्ड आपको बोल देगा नहीं तुम्हारा बोर्ड भी निकालने का क्षमता नहीं है। ये काफी चौपट बोर्ड है जो अच्छे से स्टूडेंट को चौपट करता है। और हर साल बिहार बोर्ड में देखा था क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पता नहीं वो क्वेश्चन को उठा कहां से लाता है, आधा अधूरा। जब रिजल्ट का परिणाम आता है कुछ और उल्टा हो जाता है, और जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट है वह पीछे रह जाते हैं। लेकिन हाँ जो पीछे हैं, लेकिन जेईई नीट का रिजल्ट आ चुका है उनका, जो बिहार के टॉपर हैं उनका कहीं को अता पता ही नहीं। ये इतिहास गवाह है, आज तक का बिहार का टॉपर ना जेईई का टॉपर बन पाया ना नीट का टॉपर बन पाया, बस बोर्ड का टॉपर बन के आराम से पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद सपना है यूपीएससी निकालने का, सुनते हो इंटरव्यू, बस कमांड और टॉपिक और थ्योरी पर सर। आईआईटी और जेईई और नीट का टॉपर वही बनता है जो आपके अंदर नॉलेज तगड़ा हो, सर दमदार हो। पढ़िए नॉलेज के लिए ना कि डिग्री के लिए। डिग्री लेना हो तो कोई नेता के बाल बच्चा बन जाओ, बोर्डे आपको खरीद कर दे देगा। तो उसी तरह बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अटपटांग होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, पीएच मान दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बराबर 11th के साम्यावस्था में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बराबर 10 पर पावर माइनस पीएच, क्योंकि सांद्रता तो दिया नहीं है तो निकाल सकते हैं कितना हो गया पीएच मान, 10 पर पीएच मान दिया हुआ 2, तो सांद्रता कितना हो गया 10 पर पावर माइनस 2 एम। ये हो गया आपका सांद्रता। अब निकाल दो इलेक्ट्रोड सेल्स, नायरेस्ट समीकरण से ई सेल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 बटे एन लॉग के क्या होता है उत्पाद, उत्पाद मान लो हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता। और आप साम्यावस्था में पढ़े थे आगे जो गुणांक होगा वो घातांक हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन का पावर 2 हो गया, बैठा दीजिए। ई सेल बराबर इनोड सेल, मानक इलेक्ट्रोड कितना है 1.3 माइनस 0.059 एन आवेश कितना, आवेश कितना हो गया 2 आवेश, एक हाइड्रोजन पर एक आवेश, तो 2 हाइड्रोजन पर 2 आवेश। लॉग कितना दिया हुआ हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10 पर माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कर दो तो -4 हो गया, 1.3 माइनस 0.059 बटे 2 लॉग 10 पर पावर माइनस 4, 10 पर माइनस 4 क्या तो लोग माइनस पर पावर आगे जाएगा, यदि लोग पे कोई पावर हो तो गुना में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.3 0.059 बटे 2 माइनस 4 लॉग 10, कि लोग यदि गुणाम हो तो लोग जुट जाएगा, लोग यदि भागाम हो तो घट जाएगा, अगर लोग पे कोई पावर हो तो गुना में आता है, तो -4 लोग 10 और लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है आपका। अब देखिए माइनस माइनस प्लस एग्जाम आते हैं 1.3 प्लस 0.059 और 2 दूनी 4 काट दो गुना 2 कर दो, कितना हो गया लगभग ये 1.3 प्लस 2 दूनी 18 5 10 10 1 11 कितना आ गया, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 1.42 तो नायरेस्ट समीकरण से वो बनाया गया है। तो आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रता नहीं दिया है, तो पीएच मान तो दिया है, पीएच मान दिया हो तो निकाल लेंगे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बराबर 10 पर पावर माइनस पीएच। अब बैठा देंगे नायरेस्ट समीकरण पर, इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 बटे एन लॉग के, और हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या था 10 पर माइनस 2। अगर फिर इसका साम्यावस्था अपना नियम होता है, यदि कोई गुणांक हो तो क्या हो जाएगा घातांक सांद्रता का सॉल्व कर देना है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था सर। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय घोल है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनोद, धनोद में हो गया आपका एनोड और इनोद में हो गया कैथोड। धनोद और इनोद पर क्या प्राप्त हुआ, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जल्दी कौन बताइए, काफी इजी भी है। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, जल्दी कमेंट में फास्ट बताइएगा सर जल्दी। जलीय विलयन में जल का भी मात्रा है, तो जल का मात्रा है तो आपका एनोड पर याद गई फिक्स है, एनोड पे हमेशा आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और सोडियम धातु क्या है, वह तो प्राप्त हुआ था नीचे बैठ जाएगा, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है O2 और H2।
बेरियम सल्फेट के संतुलित घोल का समतुल्य चालकता दिया हुआ, समतुल्य चालकता दिया हुआ है और विशिष्ट सुचालकता भी दिया हुआ है KSP। इसको बोलते हैं साम्यावस्था, या उसको अब 11th में पढ़े थे हम, साम्यावस्था में KSP। इसको बोलते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। बेरियम सल्फेट है, ये कैसे टूटेगा? बेरियम आयन और सल्फेट आयन में, जल्दी ध्यान दीजिएगा। बेरियम सल्फेट का दिया हुआ समतुल्य चालकता, और समतुल्य चालकता दिया हुआ कितना है? 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है समतुल्य चालकता। एक समतुल्य द्वारा उत्पन्न चालकता को समतुल्य चालकता कहते हैं। एक होता है आपका मोलर चालकता, एक मोल विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब इसको EQ से लिखते हैं, EQ 400 दिया हुआ है। अब विशिष्ट चालकत्व भी कप्पा भी दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ 8 × 10⁻⁵, सब दिया हुआ सेंटीमीटर में। देखा फॉर्मूला क्या आपको बताए थे? मोलर चालकता बराबर समतुल्य चालकता बराबर K × 1000 बटे नॉर्मलता बोलिए, या इसको हम लोग सांद्रता बोलते थे, नॉर्मलता या सांद्रता। नॉर्मलता आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वैद्युत रसायन में। नॉर्मलता ये क्या था? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित समतुल्य की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित समतुल्य की संख्या को नॉर्मलता कहते थे। तो क्या समतुल्य चालकता क्या हुआ? K × 1000 बटे N, N को हम लोग सांद्रता ही बोल सकते हैं। क्या देखिए, समतुल्य चालकता दिया हुआ है और K दिया हुआ है, N निकाल लेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा आपका? K × 1000 बटे समतुल्य चालकता, सबका मान बिठा दीजिए। K का मान क्या है? देखिए K का मान है 8 × 10⁻⁵, हाँ 1000 बटे समतुल्य चालकता है 400। 2 × 2 = कट गया, 4 दूनी 8, 1 शून्य, ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁴, ये हो गया सांद्रता। 2 × रखिएगा 2 × 10⁻⁴, ये आपका आ गया है सांद्रता। तो सांद्रता इतना आ गया तो बिठा दीजिए आप 2 × 10⁻⁴। कितना था सांद्रता आपका? 2 × 10⁻⁴। और देखिए बेरियम सल्फेट क्या देगा आपको? बेरियम आयन सल्फेट, मान लो इसका ये 1 मोल था, तो ये भी 1 मोल ही मिल रहा। मान लो ये इसका सांद्रता था C, तो ये भी कितना देगा? CC ही देगा। K क्या होता है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। K होता है उत्पाद का सांद्रता, C का उत्पाद का सांद्रता, इसका भी C, इसका भी C, क्या हो गया? C²। कितना था सांद्रता? 2 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻8। देखिए ऑप्शन आपको कौन से मैच करता है? 4 × 10⁻⁸। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, 4 × 10⁻⁸। समतुल्य चालकता का फॉर्मूला में उठाना। समतुल्य चालकता बराबर क्या था? K विशिष्ट चालकत्व × 1000 बटे सांद्रता। यहां से हम लोग K दिया हुआ था, समतुल्य चालकता भी दिया हुआ है, तो सांद्रता निकाल लिए। अब बेरियम सल्फेट को आयन में तोड़िए, बेरियम आयन और सल्फेट आयन में, ये भी C। K क्या होता है? उत्पाद के सांद्रता का गुणनफल बटे उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक। देखिए अभिकर्मक आपका ठोस है, और ठोस का सांद्रता हमेशा 1 होता है, तो ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 स्टेप में क्वेश्चन आपका बनेगा। पहले निकालना होगा सांद्रता आपको, फिर K सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या आप सिंपली बोल सकते हैं साम स्थिरांक बोल सकते हैं। उत्पाद का सांद्रता बटे अभिकर्मक, उत्पाद क्या है? CC²। अभिकर्मक क्या है? ठोस। ठोस का सांद्रता हमेशा 1 होता है। कि बेरियम सल्फेट आपका होता है ठोस अवस्था में। अगला फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। जल्दी फास्ट कमेंट में। धनायन के परमाणु संख्या से, वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, धनायन के वेग से, ऋणायन के परमाणु संख्या। जल्दी फास्ट कमेंट में। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम, फैराडे का 2 नियम हम लोग पढ़े थे।
फैराडे का प्रथम नियम क्या था? इलेक्ट्रोड पे जमा या उत्सर्जित किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पे जमा या उत्सर्जित किसी पदार्थ की मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है, जिसका फॉर्मूला आया था W बराबर E बटे F गुना Q। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? विभिन्न वैद्युत अपघटनी में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पे इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा समतुल्य भार के बराबर होता है, जो था W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ये था फैराडे का द्वितीय नियम, जो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित था। अब प्रथम नियम क्या था? W बराबर E बटे F गुना Q। E था आपका समतुल्य भार, जो परमाणु के लिए था, परमाणु भार बटे आवेश समतुल्य भार। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। अगला, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक हो, गिब्स ऊर्जा ऋणात्मक हो, गिब्स ऊर्जा धनात्मक हो, इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हो। जल्दी फास्ट, आपको काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया गया था, स्वतः प्रक्रम याद कीजिए। एक था आपका अस्वतः प्रक्रम, एक था आपका साम्यावस्था। स्वतः प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा का मान शून्य होता है, अस्वतः प्रक्रम में सॉरी मिस्टेक सर, स्वतः समझाते हैं। स्वतः प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, अस्वतः में धनात्मक होता है, और साम्यावस्था पर 0 होता है। गिब्स ऊर्जा का मान स्वतः प्रक्रम में ऋणात्मक, अस्वतः में धनात्मक, साम्यावस्था पे 0 होता है। कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हम लोग होते थे? गिब्स ऊर्जा। जैसे इसको अच्छी तरह हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। मान लीजिए 2 बीकर दिया हुआ A और B, देखिए 2 बीकर A और B है, ध्यान सुनिएगा, A और B है। मिटा इसको, पहले पूरे को मिटा के इसको कितना क्लियर कर दे, फिर दोबारा डाउट आपको ना हो कि गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। क्योंकि 11th के उष्मागतिकी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका 12th में हर जगह आ सकता है, जरूरी नहीं कि 11th आपका बेसिक था सर। गिब्स ऊर्जा का मान आराम से हम लोग 2 बीकर बनाते हैं, A और B। मान लीजिए बीकर A में पानी आपका भरा हुआ, जल भरा हुआ है, अब B आपका खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे? A और B को एक पाइप से जोड़ देते हैं। A और B को जब एक पाइप से हम जोड़ देंगे तो हम क्या देखेंगे? A से जो आपका जल है B में जाएगा, और हमको भेजना नहीं पड़ेगा, या अपने आप जाएगा A से B में। इसको बोलते हैं स्वतः प्रक्रम। स्वतः जो अपने आप हो रहा है। अस्वतः प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, गिब्स ऊर्जा का मान स्वतः प्रक्रम में। और देखिए ये पानी कब तक उसमें जाएगा? A से B में, जब तक दोनों का लेयर क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे दोनों का लेयर हो गया बराबर, ना A से B जाएगा ना B से A जाएगा, इसको बोलते हैं साम्या अवस्था। साम्या अवस्था। असाम्या अवस्था पर गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है? 0। A से B में पहले पानी गया, अपने आप चला गया, स्वतः प्रक्रम, क्योंकि B खाली था, A से B में चला गया जल। गिब्स ऊर्जा का मान क्या था? ऋणात्मक। कब तक जाएगा? जब तक दोनों क्या ना हो जाए, बराबर, दोनों में जल का मात्रा बराबर हो गया, तो साम्य अवस्था, तो गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो गया? 0। और देखिए यदि हम चाहते हैं कि दोबारा पानी B से A में भेजें, B से A में, क्या अपने आप B से A में आएगा? नहीं सर, तो हमको उठाकर B से A में पानी भेजना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अस्वतः, जो अपने आप नहीं होगा, हमको भेजना पड़ेगा। और अस्वतः प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा का मान होता है धनात्मक। काफी क्लियर कॉन्सेप्ट। गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक कब होगा? जब स्वतः प्रक्रम हो। बीकर का कहानी याद रखिएगा, एक बीकर खाली है, एक बीकर भरा हुआ है, एक खाली है, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिए, तो A से B में पानी अपने आप चला जाएगा, स्वतः प्रक्रम। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए।
तो साम्यावस्था, जब कार्य क्या हो 0। चाहते हैं बी से फिर से ए में भेजे तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, हमको उठा उठा कर भेजना पड़ेगा बी से ए में। इसको बोलते हैं ओस होता, जहां गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है धनात्मक। देखिए स्वतः प्रक्रम में गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटय का उदाहरण है, जल्दी फास्ट। विद्युत अपघटय जल में मिलाने पर पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं। ऑप्शन चीनी, बेंजीन, यूरिया, सोडियम एसिटेट। जल्दी फास्ट कमेंट में, जितने आपके दोस्त हैं सही बात जल्दी शेयर भी कीजिए। 12th का प्रैक्टिस सेट अब चलता रहेगा यूट्यूब पे। बस 10 मई के बाद हमारे सारे टीम आने वाले हैं, जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब फैकल्टी मिलने वाले हैं बुधा केमिस्ट्री क्लासेस पे। जल्दी फास्ट। विद्युत अपघटय जल में मिलाने पर पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं। चीनी C12 H22O11। चीनी विद्युत अपघटय नहीं है, चीनी को तुम जल में मिलाओ वो आयन में नहीं टूटता है। बेंजीन C6H6, ये भी बेंजीन भी आपका आयन में नहीं टूटता, ये भी है विद्युत अपघटय का एग्जाम्पल नहीं है बेंजीन। चाहे यूरिया NH2 CONH2, ये भी आपका विद्युत अपघटय नहीं है। चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, बेंजीन ये सब आयन में नहीं टूटते हैं। लेकिन आपका सोडियम एसिटेट आयन में टूट जाएंगे। सोडियम धातु है और क्या एसिटेट, सोडियम एसिटेट, ये आपके आयन में टूट जाएंगे। कैसे Na+O-, ये आपका विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय क्या होता है, जो पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं। ये भी दो तरह होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय। तो ऑप्शन नंबर डी। किस घोल में कॉपर धातु को विस्थापित करता है, किस घोल से कॉपर धातु विस्थापित करता है। 4 घोल दिया हुआ कॉपर का, कॉपर धातु है जो किस घोल से धातु को विस्थापित कर देगा। तो कॉपर, लीना आपके वो ट्रिक फिर से आ गया, लीना के बाबा सलकाना, मगर आलोक जी फेविकोल निकाल टीन से हाइड्रोजन को मरकरी, सिल्वर, गोल्ड थे। तो कॉपर से कम क्रियाशील 3 ही धातु था, चांदी, मरकरी और सोना। ये सभी कॉपर से कम क्रियाशील था। इसके ऊपर जितने भी धातु थे सब कॉपर से अधिक क्रियाशील थे। क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर किस धातु को विस्थापित कर सकता है, चांदी को, मरकरी को, सोना को। देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से कुछ होगा नहीं, कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर लोहा को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा, लोहा भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। ना ही ये एल्युमिनियम को कर पाएगा विस्थापित। ये कॉपर 3 ही धातु को विस्थापित कर सकता है जो क्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से नीचे है, कम क्रियाशील है, चांदी, मरकरी और सोना। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी अगला क्वेश्चन, यदि 96,500 कूलम की धारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह मुक्त करेगा कितना लोहा। कोई मान लो वैसा इलेक्ट्रोड है जो लोहा का, आयरन का बना हुआ, लोहा का। अगर लोहा में 96,500 कूलम धारा प्रवाहित करते हैं कितना लोहा उत्सर्जित होगा। तो फैराडे का प्रथम नियम आपको याद होगा। फैराडे का प्रथम नियम क्या था, इलेक्ट्रोड पे जमा या उत्सर्जित किसी पदार्थ की मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होती है। 4 घोल दिया हुआ लोहा का, देखिए तो पदार्थ की मात्रा W बराबर पड़े थे E/F गुना Q। E था समतुल्य भार, लोहा का समतुल्य भार क्या होगा, लोहा का परमाणु भार कितना होता है 56, लोहा का आवेश 3, 56/3। और क्या करा, कितना आवेश कितना आ गया 56/3 है। क्या इसको ले सकते हैं 56/Fe2 ही मान लो, Fe2 प्लस है। लोहा का समतुल्य भार क्या होगा, लोहा का परमाणु भार बटे लोहा का आवेश 56/2 कितना हो गया 28 ग्राम। और फैराडे के प्रथम नियम से E/E कितना आ गया है 28। F का मान 96,500 कूलम होता है 1 फैराड का। कितना आवेश है, आवेश भी है 96,500 ही कूलम। कट गया, कितना बच गया 28 ग्राम लोहा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। फैराडे के प्रथम नियम से इलेक्ट्रोड पे जमा या उत्सर्जित किसी पदार्थ की मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। अब परमाणु का निकालना है आपको समतुल्य भार, तो पर उसका होता है परमाणु भार बटे उसका आवेश कहिए या परमाणु भार बटे संयोजकता कहिए, जो होता है समतुल्य भार निकालने का विधि।
जो आपको 2-3 तरह का बताया गया था, अम्ल के लिए, क्षार के लिए, परमाणु के लिए और अणु के लिए। ज्यादा आपको परमाणु के लिए ही काम देगा। अगला देखिए 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित हो रहा है। ये कितना कॉपर मुक्त करेगा? कॉपर सल्फेट क्या देगा? कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन। जल्दी कमेंट में फास्ट आइए। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित हो रहा है, तो कितना कॉपर मुक्त करेगा? जल्दी फास्ट। ये भी आपका फैराडे के प्रथम नियम से ही है। जल्दी फास्ट कमेंट में। बहुत कम लड़के आप लोग लाइव जुड़े थे, 12th वाले स्टूडेंट। जल्दी स्टडी लाइफ से इधर उधर फालतू का टाइम पार ना करे सर, आपको हमेशा बोलते हैं। पढ़ाने का शिक्षा ऐसा और पढ़ाई ऐसा चीज ही है कि पढ़ने का वास्तव में मन नहीं करता। देखिए 5-6 लाख का स्टेडियम लगा चुके हैं सर, फिर भी आलस जैसा लगता है, अंदर से इच्छा नहीं करता पढ़ाने का, फिर भी पढ़ाना पड़ता है सर। किताब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर तुम पढ़ाई से दूर जाओगे ना तो पूरी तरह से दूर हो जाओगे। ये ब्रेन भी सपोर्ट करेगा, ठीक है किताब को भी बंद करो, चले शादी पार्टी में घूमते हैं। और इस किताब की ओर बढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट करो, बड़ा कष्ट होता है सर, बड़ा कष्ट होगा पेज उलटने में, किताब खोलने का भी मन नहीं करता है सर। शिक्षा है, आलस को त्यागना होगा। हमें भी आलस लगता है, आलस मनुष्य का नेचर है, लेकिन इस आलस को त्यागना होगा। आलसी बनोगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर एक पशु के समान रह जाओगे। आलस को त्यागे, किताब से और चैप्टर से दोस्ती करना सीखे। किताब पर कमांड है, चैप्टर पे कमांड है, तो कहीं जाकर पढ़ा भी सकते सर, ये पूरा जिंदगी भर आपको रिटर्न देगा। और किताब से दोस्ती करना सीखिए और आलस को त्यागिए। कॉपर सल्फेट में जैसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कॉपर आयन देगा। कॉपर का निकाल दो समतुल्य भार। कॉपर का परमाणु भार कितना होता है? 63 ग्राम। बटे आवेश कितना है? 2। 63/2। फैराडे के प्रथम नियम से इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा विद्युत आवेश की क्या होता है? समानुपाती। फैराडे के प्रथम नियम से E/F गुना Q कितना है? समतुल्य भार 63/2। F का मान 96,500 कूलम। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? ये भी उतना ही है, 96,500 कूलम। कट गया 63/2, ये आपका लगभग आ जाएगा 31 ग्राम। 31 कितना आ गया? 31.76 ग्राम कॉपर। कॉपर को हम लोग तांबा भी बोलते हैं। 31.7 ग्राम फैराडे के प्रथम नियम से कॉपर आयन देगा। कॉपर आयन का निकालो समतुल्य भार, परमाणु भार बटे उसका आवेश। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन का नियम किसी ने दिया? जल्दी फास्ट कमेंट में। वैद्युत अपघटन का नियम 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो वैद्युत कोलराउस का नहीं, कोलराउस ने। और जब इसके 30 क्वेश्चन होने के बाद आपको 1-2 क्वेश्चन हम कोलराउस के नियम पे करवा देंगे। उसका क्वेश्चन शायद इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है सर, इसलिए करा देंगे, क्योंकि निर्देश समीकरण पे हो चुका है, आपका फैराडे में भी हो रहा है, कोलराउस में भी क्वेश्चन करवा देंगे। वैद्युत अपघटन का नियम आपको दिया? माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अब माइकल फैराडे इतने ब्रिलियंट थे, इनका योगदान फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। केमिस्ट्री भी फिजिक्स में ही पढ़ोगे, फैराडे लो, फैराडे का नियम, वहां प्रथम और द्वितीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 20, समान मात्रा में विद्युत धारा सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो 5 गुना, ये 5 है, 5 गुना 10⁻⁻2 ग्राम हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है, तो कितने भार सिल्वर का उत्सर्जन होगा? देखिए समान मात्रा जहां लिखा हो तो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? विभिन्न विद्युत अपघटनी में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा समतुल्य भार के बराबर होगा। W1/W2 बराबर E1/E2। मान लो कि आप लोग, हम लोग हाइड्रोजन को मान लेते हैं, इसको पहले विलयन, इसको मान लेते हैं दूसरा विलयन। कितना हाइड्रोजन जमा हो रहा है सर? 5 गुना 10⁻⁻2 बटे W2। हाइड्रोजन का समतुल्य भार कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, समतुल्य भार भी क्या है? 1/1 बटे चांदी का समतुल्य भार, तो चांदी का समतुल्य भार चांदी का परमाणु भार बटे आवेश 1 होता है, 108। तो W2 नहीं निकल जाएगा? चांदी कितना जमा होगा? तो क्रॉस गुना 108 गुना 5 गुना 10⁻⁻2 गुना कर दीजिए, तो वही आ जाएगा 540 शायद गुना 10⁻⁻2 ग्राम। देखिए कितना है,
540 गुना 10⁻² ग्राम, या इसको दशमलव आगे शिफ्ट कर दो, 5.4 ग्राम, 5.4 ग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर सी। फैराडे के द्वितीय नियम से 2 विलयन है सिल्वर नाइट्रेट का, एक सल्फ्यूरिक अम्ल का, और दोनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं, तो हाइड्रोजन कितना उत्सर्जित हो रहा है? 5 गुना 10⁻² ग्राम, 5 गुना 10⁻² ग्राम। और हाइड्रोजन का समतुल्य भार कितना होता है? 1। तो कितना चांदी का उत्सर्जन होगा? तो बराबर चांदी का समतुल्य भार 108/108 ही रह गया। फैराडे के द्वितीय नियम से समान विभिन्न वैद्युत भट्टी में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा समतुल्य भार के बराबर होगा। दोनों का जितना भार जमा होगा वो बराबर होगा दोनों के समतुल्य भार का। एनी प्रॉब्लम? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है x एम्पियर की धारा एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में 96.5 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, 0.09 ग्राम एल्युमिनियम जमा होता है, x का मान क्या होगा? फैराडे के प्रथम नियम से बताइए, कैथोड पे जमा किसी पदार्थ की मात्रा समतुल्य भार के क्या सब। फैराडे का प्रथम नियम, इलेक्ट्रोड पे जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता। कितना पदार्थ जमा हो रहा है? 0.09 ग्राम। एल्युमिनियम का समतुल्य भार क्या होता है? एल्युमिनियम का परमाणु भार बटे उसका आवेश, और F का मान क्या है? 96,500 कूलम। अब कितना आवेश? Q बराबर होता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT। और देखिए यहाँ I का मान दिया नहीं, समय दे दिया है। I धारा का मान दिया है X, धारा का मान क्या दे दिया है? X, धारा का मान है X, समय दिया है 96.5 सेकेंड। आराम से बिठा देना है जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। x एम्पियर की धारा दिया है x एम्पियर। एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में 96.5 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, 0.09 ग्राम एल्युमिनियम जमा होता है, तो x का मान क्या होगा? धारा का मान पूछ रहा है। फैराडे के प्रथम नियम से एल्युमिनियम का समतुल्य भार क्या होता है? एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 आवेश उसका 3, 9 और कटेगा। देखिए 1 शून्य आ गया तो 965 आपका कट गया, नीचे 1000 बच गया। देखो अच्छी तरह हम लिख सकते हैं, देखिए क्या 0.09 बट ऊपर 9x बटे नीचे 3 शून्य। x का मान क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, ये ऊपर चला गया 0.09 गुना 1000 बटे x के साथ 9 है तो 9 नीचे आ जाएगा। दशमलव उड़ाइए, नीचे 2 शून्य, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 1 शून्य 9 कट गया। x का मान 10 एम्पियर आ गया, 10 आपका बच गया। x बराबर 10 एम्पियर, जो फैराडे के प्रथम नियम पे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आयरन का इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, Fe2+ से Fe+ हो गया है। इसका इलेक्ट्रोड कितना? 0.414 वोल्ट। यदि लोहा का दिया हुआ एक मानक इलेक्ट्रोड क्या? Fe3+ से Fe2+ हो गया तो मानक इलेक्ट्रोड 0.77 वोल्ट है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया दे दिया है आपको Fe+2Fe3+ जो 3Fe2+ है। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड का मान क्या होगा? तो ये 2+ से 1 हो गया, यहाँ अपचयन हो रहा है, यहाँ भी अपचयन हो रहा है, 3 से 2 हो गया है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। तो दोनों का समीकरण को हम लिखते हैं, Fe2+ से कितना हो गया है? Fe+ में हो गया अपचयन। पहले हम देखिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा में क्या दिया? 3 से 2 हुआ है। Fe3+ से कितना हो गया है? Fe2+। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, 3 और 2 में 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। ये समीकरण आपसे पूछ दिया है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को
2 से गुना कर दीजिए। समीकरण इधर तक ही मिटाते हैं। समीकरण 2 को देखिए दिया हुआ है, समीकरण 2 को 2 से गुना कर दीजिए। समीकरण 2 का मान दिया हुआ है, समीकरण 2 को 2 से गुना करके उसमें 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, इसका विभव कितना था, इसका विभव दिया हुआ था 1 का, माइनस 0.414 वोल्ट। आज समीकरण 2 का विभव दिया हुआ है 0.771 वोल्ट। समीकरण 2 को 2 से गुना किए, 0.771 गुना 2 माइनस समीकरण 1 में घटा दो, माइनस 0.441 कितना आ गया देखिए। आपको सिंपली आपको घटा देना है, चिन्ह हमको रखना नहीं है। 0.441, 2 7 14 के 4 7 14 15 माइनस 0.441, ये कितना लगभग आ जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा, घटाओगे तो 1.11 के आसपास आ जाएगा, 1.11 के आसपास, लगभग 1.2 ही मान लो इतना। 2 प्लस से 1 प्लस में 2 प्लस से लोहा एन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। इलेक्ट्रॉन को कराना है कैंसिल, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल, और 2 में 1 को घटा लीजिए, पूरे समीकरण का इलेक्ट्रॉन विभव निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यहाँ पे अर्ध सेल अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन विभव, जिंक का दिया हुआ है और लोहा का दिया हुआ है। तो अभिक्रिया के लिए सेल क्या होगा, तो आपको बताए थे अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिंक और लोहा में ज्यादा क्रियाशील कौन है, याद कीजिए, लीना के बाबा सकना, मगर आलोक जी, जिंक ऊपर था फेविकोल नीचे था, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक को बनाएंगे एनोड और लोहा को बनाएंगे कैथोड। तो लोहा का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, आलोक जी कैथोड माइनस एनोड, जिंक को एनोड बनाएंगे, लोहा को कैथोड, कैथोड में एनोड हो रहा था, लोहा के विभव कितना दिया है 0.44, जिंक का दिया है 0.76, घटाइए देखिए कितना आएगा, इलेवन माइनस 0.34 वोल्ट आ जाएगा, 32 वोल्ट, माइनस 0.32 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां फिर आपका समीकरण दिया हुआ है, कॉपर आयन का दिया हुआ, आराम से देखिएगा, कॉपर आयन है 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु बन जा रहा है। अब फिर दिया हुआ 2+ कॉपर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कॉपर आयन बन रहा है, और दोनों का विभव दिया हुआ है। कुछ दिया है आपको कॉपर आयन से Cu+ से माइनस, एक यदि कॉपर आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो कॉपर धातु बन सकता है। इस दोनों का समीकरण 1 समीकरण 2 है। अब ये तीसरा आपसे पूछ दिया है, तीसरे का मानक इलेक्ट्रॉन पूछने करना है, इन दोनों के गिब्स ऊर्जा, इसका भी गिब्स ऊर्जा मान लो इस, एक मिनट जाइएगा, तीनों का निकाल दीजिए यहाँ गिब्स ऊर्जा, इसका गिब्स ऊर्जा क्या हुआ E3 बराबर G1 माइनस G2, या 1 में 2 घटक, तो गिब्स ऊर्जा क्या होता है माइनस NF इनोड सेल तीसरे का बराबर माइनस N का मान 2 है, 2F 2 आवेश से NF इनोड 2 पहले का माइनस NF, N का मान तो एक ही है, इसका भी N का मान एक ही है दिया हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले समीकरण का 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे का देखो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, F गुना E माइनस ओवरऑल बचेगा F सबका कट गया, गिब्स ऊर्जा तीसरे का मानक इलेक्ट्रॉन 2 गुना पहले का मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस दूसरे का मानक इलेक्ट्रॉन विभव। गिब्स ऊर्जा क्या होता है माइनस NF इनोड सेल, माइनस NF इनोड सेल
तीसरे का गिब्स ऊर्जा निकाल देंगे तो पहले में दूसरे को खड़ा देंगे, पहले में दूसरे को खड़ा दिए, ये दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दे दिए, एफ एफ सब कट गया, तो यहां से इलेक्ट्रोड विभव निकल जाएगा। तो 2 गुना पहले का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया हुआ था, पहले का 0.337 माइनस दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है 0.153, कितना ये आपका आ जाएगा 7 14 के 4 3 6 1 7 6 माइनस 0. कितना है 153, घटा लीजिए उतना आ जाएगा आपका, ये लगभग आपका आ जाएगा 1 7 में 2 5 0.521 लगभग भी आपका आ जाएगा। तो समीकरण दिया हुआ था, कॉपर 2+ से कॉपर धातु बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, कॉपर 2+ से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर आयन बन रहा है। तो बता रहा आपसे क्या कॉपर आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर धातु बनेगा, तो इसका मानक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इसका बस इस दोनों का गिब्स ऊर्जा निकाल लीजिए, पहले के गिब्स ऊर्जा में दूसरे के गिब्स ऊर्जा को घटा लीजिए, पहले का गिब्स ऊर्जा क्या होगा -NF, n का मान 2 इलेक्ट्रॉन पहले में त्याग कर रहा है और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था, 1 NF FF तो सबके कट गया, तीसरी बार क्या होगा 2E1 -E2 घटा देना है। इनमें से किस वैद्युत अपघटय का विशिष्ट चालकत्व तो सबसे कम है, जल्दी फास्ट, विशिष्ट चालकत्व जो कप्पा बोलते हैं, जल्दी फास्ट कमेंट में, किस वैद्युत अपघटय का विशिष्ट चालकत्व तो सबसे कम है, जल्दी कमेंट में सर। ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है, इससे पहले जो था थोड़ा वो स्टैंडर्ड था, लेकिन 1 से 2 बार देख लोगे समझ जाओगे। जल्दी फास्ट, किस वैद्युत अपघटय का विशिष्ट चालकत्व तो सबसे कम है, आपको बताया गया था, याद कीजिए, मोलर चालकता बराबर K/C, सी था आपका सांद्रता, या इसके साथ n भी लिख सकते हो, नॉर्मलता भी, तो K बराबर क्या हो जाएगा, मोलर चालकता या समतुल्य चालकता बोलिए, ये गुना C, जिसका सांद्रता ज्यादा होगा उसका विशिष्ट चालकत्व तो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सबसे कम, जिसका सांद्रता सबसे कम होगा उसका विशिष्ट चालकत्व तो भी क्या होगा, सबसे कम होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी। मोलर चालकता देखिए दिया हुआ है, ये आपका आ गया है कोलराउस के नियम पे, कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि कोलराउस के नियम पे भी क्वेश्चन कराना है। मोलर चालकता दिया हुआ पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है, 3 को का, और सोडियम नाइट्रेट का पूछ दिया है। क्या सिंपल और काफी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए मोलर चालकता दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड का, कितना दिया हुआ है 152, मात्रक साइमंस मात्रक बाद में लिखेंगे। NaCl का भी दिया हुआ है मोलर चालकता, कितना दिया है NaCl का 128, और पोटेशियम नाइट्रेट का भी दिया हुआ है सल 111, और आपसे पूछ दिया है सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा। तो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 3 मान लो, तो सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा, मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। 3 वैद्युत अपघटय का दिया हुआ है, चौथे का पूछ दिया है, ये आपका कोलराउस के नियम का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम क्या था, किसी वैद्युत अपघटय का सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है। तो हमको निकालना है सोडियम नाइट्रेट का सीमांत मोलर चालकता, और 3 गो वैद्युत अपघटय का दिया हुआ, बस सिंपल ट्रिक अपनाना है, देखना है किसमें सोडियम और किसमें नाइट्रेट है। ये तीनों में देख रहा है किसमें सोडियम आयन है और किसमें नाइट्रेट आयन है। देखिए इसमें आपका सोडियम है, इसमें नाइट्रेट है, तो समीकरण जिसमें आपका इसका आयन दिख रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 को जोड़ दो, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, और जिसमें नहीं है उसको घटा दो। देखिए पोटेशियम कट गया, क्लोरीन कट गया, सोडियम नाइट्रेट बच गया। सोडियम नाइट्रेट का पूछा है सीमांत मोलर चालकता क्या होगा, और 3 वैद्युत अपघटय दिया हुआ है, इसका आयन जिसमें आपको दिख रहा है उन दोनों को जोड़ दो, इसमें सोडियम इसमें नाइट्रेट है, दोनों को जोड़ दो और तीसरे को हटा दो। देखिए ये आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ दो, 2 का मान कितना है 128, 3 111, एक कितना था 152, कितना आ जाएगा जोड़िए तो 9 3 3 300 सॉरी 8 1 9 2 1 3 1 1 2 239 माइनस
घटाइए कितना आएगा, तो 239 में 152 घटा दो, लगभग आएगा 7, 13 में आपका 5 गया तो 8, लगभग 87 क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। काफी शानदार ट्रिक है। अगर 2-3 वैद्युत अपघटय का सीमांत मोलर चालकता दिया हुआ है और चौथे का पूछ दे, तो जिसका पूछ रहा है उसके आयन को देखेंगे, इसका सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन देगा, जिस ये दोनों का आयन जिस यौगिक में मिल रहा है वो दोनों को जोड़ दीजिए, तीसरे को घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन चालक नहीं है, जल्दी फास्ट कमेंट में, गलित NaCl, ठोस NaCl, कॉपर, लोहा, जल्दी इनमें से कौन चालक नहीं, जल्दी फास्ट शेयर कीजिए सर। अब परसों लेकर हमारे चौथा चैप्टर रसायन बलगतिकी का प्रैक्टिस सेट, ये आपका 3rd चैप्टर है, चौथा का परसों आने वाला है अल्टरनेट, क्योंकि कल आने वाला है 11th के 1st चैप्टर मोल अवधारणा। मोल क्या है, मोल मोलरता, मोललता और रासायनिक संयोजन का नियम। तो जो जेईएमएस और नीट का फॉर्म भरने वाले हैं उनको दोनों ध्यान देना होगा, 11th को भी और 12th को भी। और जो सिर्फ बोर्ड देखना चाहते हैं वो 12th काफी है सर। इनमें से कौन चालक ने, ठोस, तो नमक आपका ठोस अवस्था, नमक आयनिक ठोस है, नमक क्या था, आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस अवस्था में ओ चालक होता है और गलित अवस्था में चालक होता है, क्योंकि गलित अवस्था में स्वतंत्र आयन पाया जाता है। और कॉपर धातु है, लोहा भी धातु, ये सब क्या है, चालक है, बस ठोस NaCl क्या है, चालक नहीं है। अगला, मोलर चालकता दिया हुआ है कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन का, और आपसे पूछा कैल्शियम क्लोराइड का मोलर चालकता क्या होगा, यहां होना चाहिए सीमांत, मिस्टेक हो गया, सीमांत मोलर चालकता। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, सीमांत मोलर चालकता, क्योंकि तोड़िए इसके आयन में, ये देगा कैल्शियम आयन और 2 देगा क्लोरीन आयन, 2 क्लोरीन आयन, लगा दीजिए कोलराउस का नियम। कोलराउस का कहना क्या था, किसी भी वैद्युत अपघटय का सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन का योग होता है। तो धनायन कितना दिया हुआ, देखिए धनायन का सीमांत मोल चालकता 118.88 पूरा 10⁻⁻4 प्लस ऋणायन का, ऋणायन लेकिन 2 ऋणायन देगा तो 2 गुना, कितना है ऋणायन का सीमांत मोलर चालकता 77.33 पूरा 10⁻⁻4, जोड़ दीजिए कितना आ गया सर, -4 तो कॉमन हो गया, 118.88 प्लस 3 6 6 7 14 4 14 15 154.66 10⁻⁻4 तो कॉमन हो जाएगा। जोड़ में क्या पावर कॉमन हो जाता है, ये जोड़िए लगभग कितना आएगा पता है आपका, 200 लगभग 272 के आसपास आएगा। जोड़ दीजिए, देखिए 273.54 पूरा 10⁻⁻4 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो था मोलर चालकता का मात्रक। सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता का अधिकतम मान सीमांत मोलर चालकता कहलाता है। जब सांद्रता का मान 0 होगा उस समय मोलर चालकता का मान अधिकतम होता है, उसी को बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। जो आपका था मोलर चालकता बराबर K/C, जब C हो गया 0, सांद्रता हो गया 0, क्योंकि सांद्रता बढ़ेगा तो मोलर चालकता का मान घटता है, सांद्रता के बढ़ने पर मोलर चालकता का मान घटता है। एक कोलराउस का नियम था, किसी वैद्युत अपघटय का सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग होता है। अगला देखिए क्या है, परवल विद्युत अपघटय के लिए मोलर चालकता और रूट सी आपका सांद्रता है। देखिए आपको पता है कि सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता का मान घटता है, K/C सांद्रता, बस यहां रूट सी में लिया है। तो 2 तरह का था परवल विद्युत अपघटय, एक होता परवल विद्युत अपघटय जिसका सांद्रता बढ़ाने पर वह धीरे धीरे, यह था परवल विद्युत अपघटय, परवल विद्युत अपघटय का ग्राफ। अगर परवल विद्युत अपघटय के सांद्रता को बढ़ाओगे तो उसका मोलर चालकता धीरे धीरे घटता है, जो रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। एक होता है दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय के यदि सांद्रता को बढ़ाओगे तो उसका मोलर चालकता तेजी से घटता है, उसका इस तरह का ग्राफ आपका होगा। यह था आपका दुर्बल, जो परवलय ग्राफ होता है दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए। सांद्रता, हम जानते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान घटता है। कि परवल, जो परवल विद्युत अपघटय है उसका मोलर चालकता धीरे धीरे घटता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय का तेजी से घटता है। मान ली क्लास में 2 तरह का स्टूडेंट है, एक पढ़ने में तेज है, एक पढ़ने में डल है। जो पढ़ने में तेज होंगे यदि किसी टॉपिक को वह भूलेगा भी तो वह धीरे धीरे भूलेगा, जो पढ़ने में डल है, दुर्बल है, वह किसी भी टॉपिक को फास्ट भूलेगा। तो ग्राफ, तो विद्युत अपघटय के लिए परवल विद्युत अपघटय के लिए मोलर चालकता रूट सी क्या रेखीय ग्राफ था, ये धीरे धीरे घटेगा।
रेखीय, अर्थात दुर्बल के लिए तो परवलय ग्राफ। अंतिम क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल, शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं है, क्यों? जल्दी फास्ट कमेंट में। शुद्ध जल जो है, अब शुद्ध जल मिलता कहां है? वर्षा का जल। शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं है, क्यों सर? क्योंकि यह क्षार है, अम्ल है, अनायनिक है, आयनिक है। जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि सर शुद्ध जल विद्युत का चालक इसलिए नहीं है क्योंकि शुद्ध जल आयन में नहीं टूटते हैं या अनआयनिक होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सभी। बस एक बार 30 को देख लीजिए। आपका 12th का 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का वैद्युत रसायन में कोई दम नहीं बचा है, उसके प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन था। सबसे पहले तो इस टॉपिक का वो ट्रिका देखिएगा।